नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु पर। दोस्तों, यदि एग्ज़ाम की घबराहट है या फिर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वैकेंसी गुरु आपके लिए हमेशा से रेडी है आपकी अच्छी तैयारी करवाने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम पास में है, नज़दीक है और कोई भी तैयारी हमारी नहीं है। जिन जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जिनकी तैयारी नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में पूरे 35 प्रश्न हैं। यदि इसमें से 14 प्रश्न आप सही कर देते हो तो इसका मतलब आप आरसीईटी में पास हो जाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हो या फिर 14 ही सही कर पा रहे हो तो भी आपको तैयारी अच्छी करनी है। तो फिर आप वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल से सभी प्रकार के वीडियोस देखिए, लाइव क्लासेस लीजिए और मोबाइल ऐप से आप कोर्स पढ़ सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी आप कोर्स पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के 35 प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, जीबीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको इसका सही जवाब बताना चाहूँगा। दोस्तों, जीबीपीएस का पूरा नाम गीगाबिट्स पर सेकंड होता है, ठीक है। और बीपीएस में इसमें इंटरनेट की गति को मापा जाता है, ठीक है। बिट्स पर सेकंड में बीपीएस, अब वो जीबीपीएस हो सकता है, केबीपीएस हो सकता है, एमबीपीएस हो सकता है। इसमें इंटरनेट की गति को मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस ऑफिस का वह भाग जो व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है या फिर ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? आपको जवाब देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका सही जवाब है एमएस आउटलुक। मतलब एमएस आउटलुक का प्रयोग ईमेल संचार के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, वक्तव्य एक, आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कि आउटलुक 2010 जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वक्तव्य 2 है, स्प्रेडशीट के सेल यानी कोशिका, जो कि एक बॉक्स होता है, में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं, वर्णों के अनुसार क्रमबद्ध जमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है और दूसरा इसमें वक्तव्य सही है। तो आप देखिए, वक्तव्य 1 सही, वक्तव्य 2 गलत। ऐसा किसमें है? ऑप्शन डी में। वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वक्तव्य 1 है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एनटीएफएस का पूरा नाम होता है। बिल्कुल सही जवाब है, एनटीएफएस का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। वक्तव्य 2 है, एमएस एक्सेल में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। बिल्कुल ये भी सही है। तो वक्तव्य 1 और 2 दोनों सही है। तो आप देखिए, वक्तव्य 1 और 2 दोनों किस में सही है? ऑप्शन डी इसमें सही है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईपी पते का मान्य उदाहरण है। आईपी एड्रेस का सबसे वैलिड उदाहरण कौन सा है? मैंने ये क्वेश्चन पहले की वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया दोस्तों। यहाँ पर आईपी एड्रेस का मान्य उदाहरण है जिसमें नंबर होते हैं, वो आईपी एड्रेस होता है। ये वाला आईपी एड्रेस है, ये एक यूआरएल है, www.vmou.ac.in। ये एक यूआरएल है यानी वेबसाइट का एड्रेस है, जिसमें @ का साइन आता है, मेल आईडी है, और ये वाला फाइल का पाथ है, ठीक है। इसे हम फाइल पाथ कहते हैं, ये बात याद रखना। ये चारों चीज़ें मैंने आपको बताई है, रिपीट में बताता हूँ। ये फाइल पाथ है, ये वाला ईमेल आईडी है, ये वाला यूआरएल है किसी वेबसाइट का एड्रेस, और ये वाला आईपी एड्रेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक भी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप से तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, आपको बताना चाहूँगा, फटाफट से वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वैकेंसी गुरु में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। अब आपको क्या फ़ायदा है ये मैं बताता हूँ वैकेंसी गुरु से पढ़ने का। वैकेंसी गुरु में कम से कम क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनसे आपकी बेहतर तैयारी होंगी और एग्जाम में उनसे रिलेटेड ही प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से अच्छी तैयारी करके, और वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं जिसमें आपको 35 जो है क्वेश्चंस के टेस्ट मिलेंगे, जिनसे आपको तैयारी का मालूम भी चल जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी है। अगर कम है तो आप और वीडियोस देखिए और क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है। आपको लगता है कि ठीक है मैं अच्छा कर पा रहा हूँ तो आप डेली रूटीन में जो है लाइव वीडियोज़ को देखें, यूट्यूब पर वीडियोज़ को देखें, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता या का ईमेल पता नहीं देख पाएगा जो कि उपरोक्त फील्ड में है। यदि आप किसी को मेल कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति का ईमेल एड्रेस कौन सी जगह पर लिखेंगे जिससे उस व्यक्ति को तो मेल मिल जाएगा पर उसको ये मालूम नहीं चलेगा कि मेरे अलावा ये ईमेल और किसको भेजा गया है। तो उस फील्ड का नाम रहेगा दोस्तों बीसीसी। बीसीसी फील्ड में अगर आप लिखते हैं तो अन्य व्यक्ति को मालूम नहीं चलता कि ये मेरे अलावा और किसको ये मेल भेजा गया है, ठीक है। बीसीसी का पूरा नाम यहाँ पर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
डोमेन नेम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। यानी ऐसा कौन सा आपका जो है सिस्टम है जो क्या करता है, डोमेन नेम को या फिर यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यूआरएल को आईपी में बदलने वाले सिस्टम को डीएनएस कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों फुल फॉर्म सही है, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। देखो ओसीआर एक हार्डवेयर है, एमएस वर्ड हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर हार्डवेयर है और स्कैनर हार्डवेयर है। ये पूछ रहा है कि कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, तो इसका सही जवाब जो है वो रहेगा एमएस वर्ड, क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर है, बाकी तीनों हार्डवेयर के उदाहरण हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं और ऑनलाइन फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर आप www.vacancyguru.in वेबसाइट पर जाएं और यहाँ से आप होम पेज पर ही आपको ऑनलाइन टेस्ट फ्री में देने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लीजिए कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है, मतलब B2 से B7 सेल में कुछ अंक दिए गए हैं और प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है, ठीक है। MS एक्सेल में 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही फॉर्मूला क्या होगा। मतलब ये आपसे कह रहा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है ना, और टोटल 6 सब्जेक्ट है, यानी B2 से B7 तक 7 सब्जेक्ट हो गए और उनमें आपको प्रतिशत की गणना करनी था, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो दोस्तों प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा, आप सबसे पहले उसका टोटल करेंगे, ठीक है ना। टोटल करने के लिए सम फंक्शन होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। तो पहले आप उनका टोटल करेंगे, सम करेंगे, उसके बाद B2 से B7 तक को जो है सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसमें उसको डिवाइड करोगे 600 से और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। या फिर पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में डिवाइड कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है, आगे पीछे क्रम हो सकता है, पर इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ये वाला। पहले सम करो, उसके बाद उसको डिवाइड करो 600 से और मल्टीप्लाई 100 से कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है। यानी कि विंडोज़ 10 में एक नया एक टूल आया है जिसमें अगर आप जैसे इस प्रकार लिख देते हैं तो उसमें वो समझ जाता है कि एक्स लिखा हुआ है, इस ऊपर लिख देंगे तो वो समझ जाएगा कि स्क्वायर है। तो ऐसा मैथ इनपुट टूल होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण वगैरह तैयार कर सकते हैं, इसे मैथ इनपुट टूल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है। मतलब कौन से अटैक में मूल संदेश जो है वो संशोधित हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब है, ऑप्शंस आपके सामने, पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, थ्रेड अटैक या फिर रिप्ले अटैक। दोस्तों एक ऐसा अटैक जिसमें मूल संदेश में बदलाव हो जाता है, मॉडिफाई कर देता है, उसे हम एक्टिव अटैक कहते हैं, एक्टिव अटैक कहते हैं, ठीक है। एक्टिव अटैक इसका सही जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है। मतलब निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर, यानी कौन सा सिस्टम एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो सर्च इंजन नहीं है। मतलब आपको ऐसा समझना है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए तो सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। देखो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन के लिए ऐसे प्रश्न देते हैं, डायरेक्टली वो नहीं पूछते हैं कि सर्च इंजन जो है निम्न में से कौन सा नहीं है। 2 प्रश्न एक ही प्रश्न में हो गए। क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसा कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो आप सबको मालूम है बिंग भी एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, याहू एक सर्च इंजन है और गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सर्च इंजन नहीं है, पेंटिंग तो एक ड्राइंग प्रोग्राम है जिसमें हम ड्राइंग बनाते हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बेल आइकन पर क्लिक कर दें और सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें, ताकि सभी प्रकार के वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें, लाइव क्लासेस के वीडियोस जैसे ही ऑन हो लाइव क्लास, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे वंचित नहीं रह सकें। आपको सारी जानकारी मिलती रहे चैनल से संबंधित, वैकेंसी गुरु से संबंधित। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लग रहा है, इसके प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमें समर्थन जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है और इसका सही जवाब है दोस्तों सब्जेक्ट। कि आपके
आपका जो है संदेश उसमें किस प्रकार की सामग्री, उसका वर्णन कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप लिख के भेजेंगे कि किस सब्जेक्ट के ऊपर ये हमारा वीडियो है या फिर हमारा जो है मैसेज है। आगे हम बात करते हैं स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मित्रों, स्मृति स्थान यानी जहाँ पर डेटा सेव है वहाँ से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को रीडिंग कहा जाता है, पढ़ना कहा जाता है। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो स्मृति स्थान है, वहाँ पर वो डेटा सेव है, वहाँ से हम डेटा को अपने अंदर ले रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं तो इसको रीडिंग कहेंगे ना। वैसे ही कंप्यूटर में भी इसी प्रकार होता है। आगे हम चलते हैं MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के अनुसार मूल्य बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि वह चार्ट जो ऐसे किसी भी चार्ट के बारे में पूछे जिसमें समय की बात हो कि समय के अनुसार मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो याद रखना उसमें लाइन चार्ट आंसर आएगा, क्योंकि लाइन चार्ट में ऐसे लाइनें बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। ये लाइन चार्ट है। अगर हम बात करें, ये लाइन चार्ट है, इसमें ऐसे लाइनें बढ़ती रहती है, कम होती रहती हैं, समय के अनुसार मान बढ़ता है घटता है, तो इसे हम लाइन चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन की मॉनिटरिंग करता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा कौन सा फीचर है जो आपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या बदलाव किए, परिवर्तन किए, उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनका पता लगाता है। और दोस्तों वो है ट्रैक चेंजेस। ऑप्शन ए ट्रैक चेंजेस का सही आंसर है। आपको याद रहना चाहिए कि चेंजेस को ट्रैक करने वाला ऑप्शन ट्रैक चेंजेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, विभाजित को अंग्रेजी में स्प्लिट करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है कि विंडो को 2 भागों में बांटना है यानी स्प्लिट करना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर रह जाएगा, स्प्लिट विंडो। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़ने में कुछ प्रश्न अच्छे भी लग रहे हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इस वीडियो में से आपके 35 में से पूरे कितने प्रश्न आपने सही किए, ये ज़रूर आप बताना। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर कहाँ पर सेव होता है। मित्रों, ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है। ये अगर हम कोई भी अधूरा मेल सेव कर देते हैं, फिर मेल को बीच में बंद कर देते हैं, तो वो ट्रेस में जाके, ट्रेस में नहीं होता सॉरी, यहाँ पर ड्राफ्ट रहेगा आंसर, ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। ट्रेस में क्या होता है, ट्रेस में तो डिलीट मैसेज सेव होता है, जो हम मैसेज डिलीट कर देते हैं, डिलीट किया गया मैसेज ट्रेस में सेव होता है, और ड्राफ्ट में हमारे द्वारा सेव किया गया मैसेज सेव रहता है। ठीक है ना। और स्पैम में ऐसे दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जिनमें रहने की आशंका हो, ठीक है, संवेदनशील कोई भी ईमेल हो, वो स्पैम। राष्ट्रीय ऑनलाइन स्टोर है, ऑप्शंस हैं गूगल ऐप स्टोर, एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर। मित्रों, इसका सही जवाब रहेगा गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्ले स्टोर से हम ऐप्स या गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र ने, यानी कौन से वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया। यानी विंडोज़ 10 में पहले दूसरा जो है एक ब्राउज़र आता था जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब नया ब्राउज़र, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर बदल गया, उसकी जगह नया आ गया, उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, मतलब विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान अब माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज़ 8 में हटा दिया गया था। और इसका सही जवाब है दोस्तों स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू विंडोज़ 10 में नहीं था, विंडोज़ 8 में नहीं था। आपको पूछा जाए कि कौन सा विंडोज़ जिसमें स्टार्ट बटन नहीं, तो आप जवाब देंगे विंडोज़ 8 में, और 10 में ये वापस आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, खालिस्तान आपको कर्सर के दाएं ओर के वर्णों को मिटाने में, हटाने में सक्षम बनाता है। अगर आपको ये जो कर्सर है जहाँ पर आप लिखते हैं, इस कर्सर के लेफ्ट साइड से कुछ मिटाना है तो आप बैक स्पेस बटन दबाते हैं। अगर आपको राइट साइड से कुछ मिटाना है तो आप फिर डिलीट बटन दबाएंगे। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, दाएं से मिटाने के लिए डिलीट होता है और बाएं से मिटाने के लिए बैक स्पेस होता है। क्वेश्चन नंबर 23, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। मित्रों, वाईफाई का पूरा नाम, वाईफाई सब हम यूज ही करते हैं पर हमें इसका मालूम नहीं है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आप सबको पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। कैसी फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ये आपको मालूम रहना चाहिए। कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, गूगल या फिर मोजिला फायरफॉक्स। मित्रों, यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो है गूगल, क्योंकि यह एक सर्च इंजन है। ठीक है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर,
ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों ब्राउजर्स के उदाहरण हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का वैध उदाहरण है, मतलब कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का वैध उदाहरण है। और मित्रों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मोबाइल वॉलेट क्या होता है, जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और वो पेटीएम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 26 है, HTML बनाने के लिए, मतलब HTML क्या बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और मित्रों आप सभी को मालूम है कि HTML एक भाषा है जिसका प्रयोग हम वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज बनाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी वेबसाइट जो होती है वो वेब पेज बनते हैं उसमें। या फिर आपसे पूछा जाए वेबसाइट कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो आप जवाब देंगे HTML में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस का नाम क्या है। विंडोज 10 में एक इनबिल्ट एंटीवायरस आता है, उसका नाम है विंडोज़ डिफेंडर। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। विंडोज़ डिफेंडर विंडोज़ 10 में बिल्ट इन एंटीवायरस होता है, जो हमारे कंप्यूटर को बाहरी खतरों से बचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर पीढ़ी VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC का उपयोग किया गया, मतलब कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ी में IC का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, या फिर चतुर्थ पीढ़ी में। और मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि VLSI प्रोसेसर जो है, ठीक है, वो चौथी में आया था। और अगर IC पूछा जाए आपसे IC, तो आप बताओगे तीसरी जनरेशन में। ठीक है, IC थर्ड जनरेशन में आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर यहाँ पर पूछा जाता CPU कौन सी जनरेशन में आया था, तो आपका जवाब रहेगा चौथी जनरेशन में। जबकि यहाँ पर पूछा गया IC इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी में आया था। अगला क्वेश्चन है 29, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड 2010 और MS एक्सेल, MS पेंट और मैथ टूल, और गूगल क्रोम और मोजिला। आप सभी को मालूम है कि हार्डवेयर जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि डिवाइस को उपकरण कहते हैं, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है ये हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, प्रकार हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, खाली स्थान डिस्क पर एक नामित स्थान है जहाँ पर हम फाइल को संग्रहित कर सकते हैं। मतलब खाली स्थान जो है डिस्क पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम फाइलों को स्टोर करके रख सकते हैं, और वो कहलाता है फोल्डर। क्योंकि हम फाइलें या फिर फोल्डर्स को कहाँ पर स्टोर करते हैं, फोल्डर में स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, लाइक कीजिए। लाइक करने से हम लोगों को आप एक प्रेरणा मिलती है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, और हमारी टीम जो दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना कंटेंट तैयार करती हैं, उसको और ही ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट होने का ऑप्शन मिलता है, मौका मिलता है, कि उनको अच्छा लगता है कि हमारा बनाया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। MS एक्सेल में छोटे चार्ट एक सेल में एम्बेडेड होते हैं, जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। दोस्तों इन्हें स्पार्क लाइंस कहा जाता है। ऐसे चार्ट जो केवल एक सेल के अंदर ही बन जाते हैं, एम्बेडेड होते हैं, इन्हें स्पार्क लाइंस कहा जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, इंसर्ट में, MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में स्पार्क लाइंस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी छापता है। आप सभी को मालूम है हार्ड कॉपी छापने वाले डिवाइस को मॉनिटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को क्या कहते हैं। डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, खालिस्तान का उपयोग उस दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। यानी कि प्रत्येक पृष्ठ पर अगर किसी भी टेक्स्ट को लिखना हो तो आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल करेंगे। हेडर पेज के ऊपर लगता है, फुटर पेज के नीचे लगता है। हेडर पेज के ऊपर लगता है, फुटर पेज के नीचे लगता है। ठीक है, 34 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। दोस्तों आप जितने भी दिन से आप RCT की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नहीं कर रहे हैं, बस आप इस बात का ध्यान रखें कि अब आपकी जो तैयारी चल रही है उसी से आपका RCT पास होने वाला है। तो बस रेगुलर जुड़े रहिए, वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस देखिए, लाइव देखिए, पास हो जाएंगे आप। अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है।
ठीक है, ईमेल सुविधा को भेजता है या प्राप्त करता है। इसका नाम है दोस्तों SMTP। SMTP इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सी जगह से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप राजस्थान के किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ज़रूर हमें आप कमेंट करके बताएं, ताकि हमें मालूम चले कि कहाँ कहाँ से आप हमारे व्यूवर्स हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।